हेलो एमर्स, एक बार पुनः अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम आए हैं और आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही आइसोमेरिज्म था, बट 2 लेक्चर लग गए इस टॉपिक तक पहुंचते क्योंकि बेसिक्स तैयार करने थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना था, दोनों कर लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है आप सबको पता है। आइसोमेरिज्म समावयवता। अब क्या है इसका अर्थ, तो देखिए ये एक्चुअल में आईयूपीएससी के कंफ्यूजन को लेके आया हुआ है। दैट मीन्स आईयूपीएससी स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपली बोला जाए तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, आईयूपीएससी उसका नामकरण करता है। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड हमारे पास आए जिनका नामकरण अलग अलग था, मतलब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अलग अलग था, लेकिन स्ट्रक्चर उनका क्या था, लगभग सिमिलर था। तो लगभग सिमिलर होने के कारण समस्या उत्पन्न होने लगी और वो समस्या को डिफाइन किया गया थ्रू द आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, तो सिंपल मतलब है इसका कि 2 or more compound having same molecular formula। प्रॉब्लम यही है ना कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जब हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे यार, मतलब हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, तो वो क्या है, डिफरेंट है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब ये है आइसोमेरिज्म, मतलब कि 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड जिनके पास उनका देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट, अलग अलग। जैसे इसके लिए आप लोगों ने पहले भी देखा है C2H6O एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जब डिफाइन किया जाएगा तो वो 2 तरीके से डिफाइन होगा। पहला तरीका जो है हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे C हो, यहाँ भी C हो, यहाँ भी C हो, मतलब सॉरी यहाँ पे HH हो इस C के साथ, फिर ये जाके O से कनेक्ट हो जाए और फिर यहाँ पे क्या बन जाए आपका, फिर इधर C, मतलब हर जगह पे फिर से इस C से तीनों H। पहला तो ये तरीका है कि मैं इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करूँ तो ऐसे बनेगा। दूसरा तरीका है कि C डायरेक्टली कनेक्टेड हो C से और उसके पास हर जगह पे क्या हो, तीनों ओर से हाइड्रोजन हो, यहाँ भी है हाइड्रोजन, लेकिन एक और इसके साथ क्या आ जाए, OH। तो आप अगर इनको देखोगे तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे जब O से कनेक्टेड हो गया तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये ईथर है, और जब यहाँ पे OH वाली कहानी आ गई दैट मीन्स ये क्या है, एल्कोहल। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ इनके स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि सर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड बन रहे हैं। ये एक अलग कंपाउंड होगा, ये एक अलग कंपाउंड है, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग है, और फंक्शनल ग्रुप अलग है, दैट मीन्स सीधा मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देने का काम करते हैं। तो भैया ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भैया ऐसी ही प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कौन आया है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं ये बता रहा हूँ कि भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अगर अलग अलग होगा तो इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों, यानी ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे, यानी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। इन्हीं को हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और मर्स का मतलब क्या होगा, आइसोमर्स, मर्स का मतलब क्या होगा बताइए, सेम हो लेकिन इनका क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले स्ट्रक्चर, फिर से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। क्लियर है, बिल्कुल। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि आइसोमर्स हम कहेंगे किनको, तो उन्हीं को कहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। अब इसमें एक बात अगर समझ में आ गई तो एक बात और समझनी जरूरी है कि जो मैंने बातें बोली उसी को थोड़ा सा ब्रॉड करो। ब्रॉड करने का मतलब भैया एक बात याद रखना है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा,
स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, और स्ट्रक्चर अलग अलग होने का अर्थ है या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों में से एक प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए दोनों की। मतलब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखो तो ध्यान से देखो, ये एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बने हैं, लेकिन इन दोनों की कंडीशन यही होगी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे तो तभी ये कहलाएंगे जब इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी चेंज हो। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये दिखता है वैसे ये भी दिखता हो, ऐसा हो सकता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, ऐसा हो सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट सेम हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। मतलब ये जिनसे रिएक्ट कर सकता है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है तो इसके पास ये प्रॉपर्टी ना हो, कुछ चेंज होना चाहिए। या ऐसे भी हो सकता है कि चलो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कर रहा है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कर रहा है, लेकिन इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, तब भी ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आइसोमर्स की पहली कंडीशन कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। भाई स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके लिए भी कहानी है, क्योंकि आगे आपको ऐसे भी आइसोमेरिज्म मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसे नजर आएंगे कि भैया उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मतलब स्ट्रक्चर भी उनका क्या है, सेम है। आए समझ में? तो फिर आप कैसे कहोगे कि आइसोमर्स होंगे, तब तो आप कह ही नहीं पाओगे। तो उस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि उस कंडीशन का मतलब क्या है कि उस कंडीशन में हमेशा क्या याद रखेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई एक चेंज होना चाहिए। अगर चेंज है तब भी वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, भले उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूले क्यों ना सेम हो जाए। ओके, अब इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे मेरे पास दो कंपाउंड है, ठीक है, एक मैंने सी लिया, दूसरा भी सी लिया, डबल बॉन्ड से बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मैंने इधर क्या किया है कि इधर Cl लगाया है, इधर Cl लगाया है, इधर H लगाया है, इधर H लगाया है, पहला। दूसरा यहाँ पे भी C है, यहाँ भी C है, फिर से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे H है, इस बार यहाँ पे H है, इस बार इधर Cl है और इधर Cl है। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरे पॉइंट पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है आपका, एक Cl यहाँ पे है और एक Cl यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर बनाए मैंने। मैं आपसे तीनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछूं तो आप बता सकते हो? बिल्कुल। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका? सर तीनों का है CS2Cl2, CS2Cl2, ठीक है ना सर, C2S2Cl2, C2S2Cl2, यही है, इसका भी और इसका भी। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ तीनों के तीनों ये आइसोमर्स हैं कि नहीं है? पहले नज़र में आप देख के बोल दोगे कि हाँ ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोमर्स हैं, बिकॉज सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है ना। इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात समझना, ये तीनों को मैंने बोल दिया आइसोमर्स है, लेकिन इसमें भी ध्यान से देखना, पहला दूसरा तो नज़र आ रहा है सर, पहले दूसरे का नाम भी चेंज है। अगर तुम आईपीएससी के अनुसार चलो तो पहले और दूसरे का नाम, अगर पहले का मैं नाम निकालूं तो क्या होगा सर? सबसे पहली बात तो मैं इधर से एक नंबर दूंगा, एक, और इसको क्या दे दूंगा, 2। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या मुझे मिलेगा सर? 1 पे मुझे मिला है, 1 पे मिला है डाइक्लोरो, और फिर कितने नंबर है सर? यहाँ पे कैपिटल डी डालूंगा मैं, डाइक्लोरो, 2 है तो इसलिए मैं क्या डालूंगा, एथ, और फिर 1 पे क्या मिल गया है मुझे, इन, तो 1 पे मिल गया है मुझे इन, तो 1 डाइक्लोरो एथीन, है ना, यही होगा इसका, बिल्कुल। अच्छा, इस वाले का नाम लिखा जाए तब, तो इस वाले कंडीशन में इसका नाम देखोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यही दोगे तो क्या हो रहा है सर? 1 और 2 पे मुझे बार मतलब क्लोरो, अभी पहले क्या था, ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन थे एक ही कार्बन से लगे हुए थे, अभी क्या हो गए हैं, अलग अलग। तो अभी मैं जब नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1,2 डाइक्लोरो, यस और नो, बिल्कुल डाइक्लोरो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका H1 इन, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये सेम है आईपीएससी ना? बिल्कुल नहीं। देखिए पोजीशन चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो
तो सीधा अर्थ है कि इनका नाम भी चेंज हो गया, और नाम चेंज हो गया तो मतलब प्रॉपर्टी चेंज है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी वाले हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे चला जाऊँ, इस वाले पोजीशन पे आऊँ, इस वाले का नाम लिखूँ, तो फिर से मैं यहाँ पे 1 लूँगा, यहाँ पे क्या ले लूँगा 2, या इधर से 1 लो या इधर से 2 लो, कोई मतलब नहीं है। मतलब इधर 1 ले लो इधर 2 ले लो तो भी कोई बात नहीं है। अब मैं इसका भी नाम लिखूँ तो क्या होगा सर, इसका भी नाम आएगा मेरे पास 1,2 डाइक्लोरो एथ और 1 पे ईन, यही आएगा। तो इसका मतलब सर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों का नाम भी क्या आ गया है, सेम। यहाँ पे तो डिफर था नाम, तो नाम डिफर था तो मैं बोल सकता था कि ये क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेम नाम भी आ गया। अब सेम नाम होने का मतलब क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या ये अलग अलग है, नहीं अलग अलग दिख रहा है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसा भी आपको सिचुएशन नज़र आएगा कि जहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको एकदम सिमिलर दे दिया जाएगा, उनके आईपीएससी नाम भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी। ये एक्चुअल में इक्वल नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, वैरायटी है। उस वैरायटी को अभी हम समझेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज है। क्या चेंज है मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, तुरंत नहीं समझाता हूँ, थोड़ा समझिए मेरी बात को। आइसोमेरिज्म का मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि भैया क्या होना चाहिए, कंपाउंड जो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, तो वो आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इन दोनों और तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फिर भी ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले होंगे। तो आइसोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नहीं जरूरी है कि भैया केवल स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला से होना चाहिए, उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रॉपर्टी में चेंज होना चाहिए। अगर अदरवाइज अगर मान लो इसकी प्रॉपर्टी सेम है, तभी आइसोमर्स कहाँ है, तब तो ये सेम हो गए ना, तब अलग अलग क्यों मानूंगा इनको। समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म मतलब डिफरेंट क्या हो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई एक चेंज होनी ही चाहिए। सर दोनों चेंज हो जाएगा तो नहीं मानेंगे, अरे बिल्कुल मानेंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चेंज होना चाहिए। तो इस बात को अगर हम लिख लें तो ठीक रहेगा, आया ना। चलिए लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक बोलो या कंडीशन बोलो, कंडीशन फॉर आइसोमर्स। कंडीशन फॉर आइसोमर्स, आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, सेम वाला क्या होना चाहिए। तो सेम क्या क्या हो सकता है, तो सेम हो सकता है सर इनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद क्या सेम हो सकता है इनका, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होना चाहिए। फिर अगर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, हाँ या ना। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सर फंक्शनल ग्रुप कहाँ से सेम हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप ही तो केमिकल प्रॉपर्टी को लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला DU और एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट याद रखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट और वेट ऑफ या एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल वेट, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, लिख दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन। EF का मतलब है एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट, इसका है एम्पेरिकल वेट, और इसका है वेपर डेंसिटी, ठीक है। इतनी सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसकी सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आप सबको समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का अर्थ क्या होता है कि भैया जितने मतलब एटम है वही एटम दोनों में होने चाहिए,
ठीक है। एटम ऐसा नहीं है कि पहले वाले में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो दूसरे वाले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटम सेम होने चाहिए यहाँ भी, और एटम सेम होने के साथ साथ एक बात और यहाँ पे रख दी गई है शर्त कि भैया एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि जब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलूँगा और उसके साथ साथ मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में चेंज हो गए। जैसे C6H6O6 ऐसे लिख दिया मैंने, तो एक स्ट्रक्चर का C6H6O6 है, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर का भी 100%, अब अंदर कुछ भी हो रहा हो लेकिन अगले वाले का भी यही होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। और आप समझ भी चुके हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सिंपल, एक सूत्र होना चाहिए, उसी सूत्र से सभी के सभी ऑर्गेनाइज हो रहे हो या उसी से व्युत्पन्न हो रहे हो वो सभी के सभी स्ट्रक्चर। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब सबका DU सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया तो इसका DU कुछ और है, फिर उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से जब दूसरा DU बनाया तो क्या हो, डिफरेंट हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मूर्खों वाली बात है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम ही होगा भाई, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते। कभी कभी आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड कहीं पे कनेक्टिविटी में दिखा सकते हो, तो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी आ जाएगा आप जिसमें आप सिंगल बॉन्ड कर दो, एटम की कनेक्टिविटी चेंज कर दो तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, है ना, तो फिर तो चेंज हो जाएगी कहानी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको वहाँ पे हमेशा क्या रखना है, सेम। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है बताइए, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपल। एम्पेरिकल फार्मूला इज, मैं आपसे बोलूँ तो क्या बोलूँगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है C6H12O6 लिखा है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाऊँगा। सिंपल फॉर्म में मतलब कि भैया मैं ये चेक करूँगा कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे सिंपल इसके मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे। यहाँ पे ये दिखा रहा है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, तो सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, तो सर ऐसे हम लोग सिंपल वे में काट लेते हैं इसको, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी बोल देते हैं CH2O, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या है, CH2O। दैट मीन्स मैं CH2O को मिलाते जाऊंगा तब मुझे ये C6H12O6 मिलेगा, यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, यानी यही मेरा क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो यहाँ पे C2H4 लिखा गया, तो इसका मतलब क्या होगा, CH2। एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, CH2। अच्छा, अगली बार आ गया मेरे पास C2H3, अब इसका क्या होगा, सर इसमें कट पिट सकता ही नहीं है, इसका मतलब इसका स्मॉलेस्ट यूनिट या क्या है, यही है, C2H3 ही है, यानी इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, यही होगा। तो जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते वही अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या बन जाता है, एम्पेरिकल फार्मूला। अदरवाइज अगर सिंपल फॉर्म में कर सकते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूले में। तो आई होप बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद लिखा है मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब सिंपल समझो, जैसे मॉलिक्यूलर वेट मतलब यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें C6H12O6 था, इसका मॉलिक्यूलर वेट का मतलब एक कार्बन को पकड़ो, एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और 6 ठो था तो इसलिए 6 से क्या कर दूंगा, गुणा, मतलब एक एक एटम का जितनी बार आए हैं उनका एक एटम का एटॉमिक मास पकड़ो, जितनी बार आए हैं उतने से गुणा कर दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ पे 6 गुणे 12 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और 12 से गुणा कर दूंगा, यानी 12 गुणे 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 का गुणा मैं किससे कर दूंगा, 6 से। अब जोड़ दो, 12 छके 72, 12 कम 12 और 16 छके 96 हो गया। सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 यानी 0, यहाँ पे 9 1 10 हो गया, 10 1 11, 11 7 18 यानी 180। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट। आई बस समझ में। वैसे ही अब क्या निकल के आ रहा है उसके सामने, एम्पेरिकल वेट। तो एम्पेरिकल वेट मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या बनेगा, CH2O, ये क्या है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। और इस एम्पेरिकल फार्मूले के दौरान जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं इसका वेट निकाल देना है, यानी CH2O। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो C का कितना होता है 12 प्लस 2 1 कम 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 12 2 1 कम 2 और 16 ऐसे ही रहेगा। 12 2 14, 14 और 16 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 30। ये क्या है मेरा एम्पेरिकल वेट।
ये क्या था मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से क्या निकल के आया है मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ही एम्पेरिकल फार्मूले से क्या निकल के आएगा एम्पेरिकल वेट। ठीक है, बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो वेपर डेंसिटी का मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है भैया। वेपर डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूलर वेट जितना आया है, मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड कर दो, 2 से। तो मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वही आपकी क्या मिल जाएगी वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा है कि सब कुछ चीज़ें यार अपने आप सेम होते जाएंगी। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सबका सेम है, मतलब 2 स्ट्रक्चर है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो डी भी सेम होगा, एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा। 2 स्ट्रक्चर जो अलग अलग हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उस कंडीशन में उनका डी भी सेम होगा, एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, एम्पेरिकल वेट भी सेम होगा और वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। और ये इतनी होनी चाहिए। ओके, यानी 2 अलग अलग स्ट्रक्चर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, उनके अंदर ये सिमिलर प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट क्या होगा। ओके, तो डिफरेंट क्या होगा वो देख लेते हैं हम। इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर। अब देखूं मैं यहाँ पे, तो डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट यहाँ पे देख लेता हूं मैं। तो डिफरेंट होगा कम से कम एट लीस्ट 1 प्रॉपर्टी, 1 प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल और केमिकल विल बी चेंज्ड। ओके, सॉरी, विल बी नॉट चेंज, शुड बी चेंज, शुड बी चेंज्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कम से कम एक प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। ओके, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल, कोई एक प्रॉपर्टी कम से कम चेंज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा चेंज है तो भी कोई समस्या नहीं है, एक चेंज होनी ही चाहिए, कहने का अर्थ है। एटलीस्ट का मतलब आप समझ पा रहे हैं, इससे मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती है लेकिन एटलीस्ट कम से कम मतलब एक, इससे कम नहीं। अब ऐसा नहीं कि एक को चेंज नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों स्ट्रक्चर की सेम है, तो इस कंडीशन में आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, भले ही आपको स्ट्रक्चर डिफर दिखा रहा हो। ओके, अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है तभी वो आइसोमर्स हैं, अदरवाइज अगर उनका स्ट्रक्चर चेंज भी है फिर भी वो आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है तो। क्लियर है? ओके, तो क्या सेम होना चाहिए वो समझ में आ गया, और क्या अलग होना चाहिए ये समझ में आ गया। इस आधार पे अगर हम देखें तो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी जो भी आइसोमर्स होंगे वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, 2। ये बात आप क्या करेंगे, जो लिखी गई है उसको गांठ बांध के रख लेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज लॉट्स ऑफ confusion you will be faced when you are ignoring this instruction. तो अगर मैं बात करूं आइसोमर्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, यानी आइसोमर्स हमारे वहाँ 2 टाइप के मिलेंगे। सबसे पहला तो वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा होगा स्टेरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब सिंपल मतलब है कि जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब ऐसा कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ओके, मतलब सेम वाली प्रॉपर्टी तो सेम हो बट
स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इसके साथ साथ आईयूपीएसी भी डिफरेंट हो। ओके, तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा नहीं होगा, एक तो होंगे नहीं, ऐसे होंगे बहुत सारे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या हैं, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और आईपीएसी भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ओके, स्ट्रक्चर भी सेम हो, ओके, आईयूपीएसी भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, आईयूपीएसी भी सेम हो, बट एटम की ओरिएंटेशन और मैं इसको बोलता हूँ कनेक्टिविटी ऑफ एटम की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। कनेक्टिविटी ऑफ एटम के चेंज की वजह से, बस मैं इस चीज़ को ना लिखूं पीपी और सीपी तो भी आप समझ रहे हो कि आइसोमर्स मैंने बोल दिया तो 100% उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगी, तभी तो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे हटा भी दूँ तो भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यानी मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि ओरिएंटेशन ऑफ एटम, मतलब एटम की ओरिएंटेशन क्या हो, चेंज हो। अब मतलब क्या है, दोनों को बड़ा ज़रूरी है समझना, इसके बाद ही मैं आगे बात कर पाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब सिंपल बात कह रहा है, जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है कि भैया ऐसे कंपाउंड जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो वही बात ये कहता है कि भैया हम भी वही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कंपाउंड ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, और स्ट्रक्चर भी सेम, स्ट्रक्चर लेकिन क्या होगा, डिफरेंट होगा, और आईपीएसी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको स्ट्रक्चर भी सेम मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम मिलेगा, आईपीएसी भी सेम मिलेगा, लेकिन एटम की ओरिएंटेशन क्या होगी, चेंज होगी। ओरिएंटेशन का मतलब जगह, प्लेस क्या होगा, उनका अलग अलग होगा, और उसके कारण क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। कारण समझिएगा, यहाँ पे चेंज का कारण क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आईपीएसी डिफरेंट हो जाता है, सीधा मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम है तो किसके कारण प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, एटम की कनेक्टिविटी के कारण, कि एटम कहीं पे मतलब किसी स्ट्रक्चर में किसी और से, किसी दूसरे छोर से कनेक्ट है, और किसी स्ट्रक्चर में किसी दूसरे छोर से कनेक्टेड है। समझ पा रहे हैं। तो एटम की कनेक्टिविटी के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए थे। अब देखिए, उन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको पुनः समझा सकता हूँ। जैसे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पहले में यहाँ पे H, फिर यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो फिर था हमारे पास C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे था हमारे पास Cl, और यहाँ पे था H, फिर यहाँ पे Cl, और यहाँ पे था H। फिर यहाँ पे आ जाइए तीसरे में, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे देखोगे आप तो Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपसे वो यही है, और इसी से आपको काम चलाना है कि सबसे पहला हमको ये बताना है कि इन तीनों में से, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकेंड, और इसको मान लेता हूँ थर्ड। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये बताओ, फर्स्ट और सेकेंड किस तरीके के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स तो हैं, कैसे आइसोमर्स हैं, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन इन्होंने फॉलो कर लिया, C2H2Cl2, भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, तो 100% तीनों के तीनों आइसोमर्स हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 में से ये बताओ कि 1, 2 किस टाइप के आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल वाले हैं कि स्टेरियो वाले हैं। तो सर सीधा अर्थ नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रक्चरल वाले हैं। कैसे स्ट्रक्चरल वाले हैं, इसको भी आप बताओ। सबसे पहला, इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है। अलग अलग स्ट्रक्चर होने को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे देखो, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मेरे पास क्या है,
मेरे पास C2H2Cl2 है, यानी 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। सपोज कर लो मैं एक कार्बन को हटा दूं, तो एक कार्बन को हटाने से होगा क्या कि दोनों क्लोरीन हो गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक कार्बन को हटा रहा हूँ तो मेरे पास एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बच रहा है। तो सीधा अर्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना डिफरेंस है। एक कार्बन को हटाओगे तो दोनों क्लोरीन गायब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर एक कार्बन को हटाऊंगा तो एक क्लोरीन बचेगा। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, अलग स्ट्रक्चर के साथ आए हुए हैं। पहला कार्ड तो समझ में आ रहा होगा, है या ना, बिल्कुल। तो ये दोनों यानी 1 और 2 क्या है, 1 और 2 की बात मैं करूँ तो 1 और 2 क्या है सर, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अच्छा, अब मैं ऐसे ही बात करूं 1 और 3 की, तो 1 और 3 की भी कहानी सेम टू सेम है ना। 1 और 3 में भी देखा जाए तो क्या है, इनकी भी कहानी सेम है। यहाँ भी एक कार्बन को हटाऊंगा तो एक क्लोरीन, क्या बोलते हैं, एक क्लोरीन ही गायब होगा, एक क्लोरीन तभी भी बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे भी कहानी वही सेम चल रही है, यानी 1,2 और 1,3 दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब क्वेश्चन आता है 2 और 3 में, बताओ भाई 2 और 3 में क्या कहानी है। तो 2 और 3 की अगर मैं बात करूं तो मैं ध्यान से देख पा रहा हूं कि यहाँ पे तो ऐसा कहीं नहीं चल पा रहा है। जैसे यहाँ पे भी मैं अगर एक कार्बन हटाऊं तो भी मेरे पास एक कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बच रहे हैं, वैसा सेम कहानी तो यहाँ भी चल रहा है ना, कि एक कार्बन हटाओगे तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और एक कार्बन बचेगा। यानी इस तथ्य से तो मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या है, ये दोनों के स्ट्रक्चर में कोई चेंज है। तो ये तथ्य तो यहाँ पे फेल है, इस फैक्ट के अनुसार तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, अब क्या कर सकता हूँ, तो अब दूसरी कहानी मैं स्टार्ट करूँगा। दूसरी कहानी क्या है भाई, दूसरी कहानी क्या मैं कर सकता हूँ, दूसरी कहानी में मैं ये बता सकता हूँ कि इनके IPSC नेम देख लो। तो IPSC नेम भी मेरा फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका और इसका आप लोगों ने देखा है कि IPSC नेम क्या होगा, सेम होगा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, है ना। तो दोनों का सेम है, तो IPSC भी सेम है। दैट मीन्स इस केस में चल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो चुका है, स्ट्रक्चर सेम हो चुका है और IPSC भी सेम हो चुका है। तो अब हमारे पास तीसरी पोर्शन में क्या आते हैं हम लोग, एटम की कनेक्टिविटी। और एटम की कनेक्टिविटी यहाँ पे चेंज होगी। तो सर एटम की कनेक्टिविटी कैसे चेंज है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी तो कार्बन क्लोरीन से ही कनेक्ट है और यहाँ भी तो कार्बन क्लोरीन से ही कनेक्ट है। अब आप कैसे बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कार्बन क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से जाके कनेक्ट हो गया किसी दूसरे एटम के अंदर। यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन को ही मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम को मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाला, ऊपर किसको डाला है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एटम की पोजीशन। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन ऊपर है और यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन इस कंडीशन में नीचे है। तो इस कारण ये क्या है, अलग अलग है ओरिएंटेशन, और अगर अलग ओरिएंटेशन है तो स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। तो जब मैं ये बात बोलूँगा तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये कौन सा तथ्य हो गया कि ऊपर लगा दिया तो इधर नीचे लगा दिया तो इस कार्ड चेंज आ गया। भाई ये कौन सा बेतुका आंसर है ना ये। एक्चुअल में हमको क्या बताना चाहिए, हमको ये बताना चाहिए कि देखो अगर मैं आपको कैसे प्रूफ दे सकता हूँ, ऐसे कि इसको ऊपर लगा दिया, भाई कार्बन से यहाँ भी जुड़ा है, कार्बन से यहाँ भी जुड़ा है। अब कार्बन से ऊपर जोड़ दूँ या कार्बन से नीचे जोड़ दूँ, इतना तो IPSC में हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि भैया कार्बन से ही जोड़ना है, हाइड्रोजन को ऊपर रख देते हैं या क्लोरीन को नीचे रख देते हैं तो चेंज आएगा। ऐसा तो हम लोगों ने कहीं सोचा ही नहीं है ना कि ऊपर नीचे करने से भी कोई चेंज आएगा। तो वही समझना है आज, इस फैक्ट से आप नहीं जीत सकते, इस फैक्ट को थोड़ा सा और हमको प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब इस फैक्ट का कोई प्रूफ दीजिए। प्रूफ क्या देंगे भैया, अगर मैं इसको पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो सही मायने में कोई चेंज आ पा रहा है, सही मायने में मतलब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रही है। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ओके, देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन से कौन कनेक्ट है, क्लोरीन, यहाँ भी कार्बन से कौन कनेक्ट है, क्लोरीन। थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बात करूँ कार्बन और क्लोरीन की, तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन क्यों है, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका भी मैं कारण आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है, 6। अब ये क्या चाहता है कि ये नियान की तरह बनना चाहता है, जो नियान 10 पे है, ठीक है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का कितना होता है, 17। ये किसकी तरह बनना चाहता है, 18, यानी आर्गन की तरह। सिंपल है। हाँ, आपको पता है कि अगर ये कार्बन नियान की तरह बनना चाहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और अगर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन को आर्गन बनना है तो इसको मात्र और मात्र केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, गेम खत्म इसका, है ना।
बिल्कुल। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए तो आपका काम खत्म। अब इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि ये स्टेबल हो जाए, और इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तब इसका काम खत्म हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। अब आप खुद सोचिएगा, कार्बन को चाहिए 4, तो कार्बन ढूंढेगा। आपको ही पता है कि ऐसा तो है नहीं कि अब क्लोरीन और कार्बन चले जाएंगे हिमालय पे, फिर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, उसके बाद 10 साल 20 साल बाद वो भगवान खुश हो जाएंगे उनकी तपस्या से और आएंगे, पूछेंगे बस बताओ क्या चाहिए तुमको। तो उन्होंने बोला, कार्बन साहब ने बोला कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उन्होंने कहा तथास्तु, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, गेम ओवर। ऐसा तो होगा नहीं। करना क्या होता है इसमें, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लेना और देना, दैट मीन्स एनर्जी का प्रोसीजर है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास भी करे तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन एक बैग उसको दे नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसा कि कार्बन के केस में देखा गया कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगता है, जैसा कि आपको पता है कि एक एटम के अंदर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हायर एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो एक एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी दे दिया, फिर से समझो, मतलब एनर्जी मतलब एनर्जी दी तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालना, फिर एनर्जी देना पड़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा फिर एनर्जी देना पड़ेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन डालूंगा फिर एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा यूज होगी एनर्जी की, और कोई अपनी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो कार्बन सीधा सीधा दिख रहा है कि यार मैं अगर इलेक्ट्रॉन मेरे सामने दिख भी रहे हैं 1-2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं लेके करूँगा क्या, या 4 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो मैं क्या कर पाऊंगा, इनका कुछ कर पाऊंगा, यानी मैं इनसे इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता ना, छीन के करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरे 1-2 इलेक्ट्रॉन से तो पेट भरने वाले हैं नहीं, मुझे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तब तो मैं स्टेबल हो पाऊंगा। तो मजबूरन कार्बन हमेशा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करता है, बेचारा ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं, क्योंकि 4-4 इलेक्ट्रॉनों का मोल कौन लेके चलेगा। तो ठीक है, तो इसलिए कार्बन के अंदर वो लालच रह ही नहीं गया, क्योंकि जानता है हम चाहे भी तो भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत लंबा चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैटर फंस गया कार्बन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का इसीलिए मुंह क्या कर देता है, छोड़ देता है कि भाई कार्बन ये सोच लेता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, तो मोह माया खत्म कार्बन की इलेक्ट्रॉन के प्रति। लेकिन क्लोरीन की कहानी समझिए, क्लोरीन को सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट मीन्स वो क्या चाहेगा, किसी का भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए बस उसको मार लेते हैं, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन की तो बात है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया मैं स्टेबल। तो एक बात बताओ, कौन ज़्यादा परेशान रहेगा, सीधा मतलब है क्लोरीन। लालच किसके अंदर ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन, क्योंकि उसको पता है 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए काम खत्म, इसको तो 4-4 चाहिए, इसीलिए नहीं प्रयास कर रहा है। समझ पा रहे हैं। तो होगा क्या कि जब कार्बन ने समझ लिया कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब ट्रांसफ़र वाला खेल तो नहीं खेल सकता, तो चलो साझेदारी करते हैं। अब इसने क्लोरीन को बुलाया, साझेदारी हो गई, साझेदारी हो गई। लेकिन क्लोरीन क्या चाहेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में डाला हुआ है अपना, वो तो अपना है ही, वो कार्बन वाला भी खींच के लेना चाहेगा, ताकि वो क्या कर ले, अपने आप को पूर्णतः स्टेबल कर ले। तो करेगा ना, ये प्रयास वही करेगा, कौन करेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन ऐसा करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन ने ऐसा किया, तो होता क्या है कि क्लोरीन इसको अपनी ओर ट्रांसफ़र करवा लेता है। जब अपनी ओर ट्रांसफ़र करवा लेता है तो कार्बन पे क्या आ जाता है भाई, कार्बन पे आ जाता है पार्शियल प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आ जाता है, पार्शियल माइनस चार्ज। ठीक है, बिल्कुल ऐसा यहाँ भी होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। यानी यहाँ भी होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी क्या आ जाएंगे, पार्शियल प्लस चार्ज, और यहाँ भी पार्शियल माइनस चार्ज। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको पता है कि ये क्या है, चार्ज है, ये भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। ठीक है, और आप लोग अगर थोड़ा सा संज्ञान अपने अंदर संज्ञानता लेके आए तो आपको एक पता होगा टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण में हमको समझाया गया कि बहुत छोटा चार्ज है भैया, बहुत छोटा छोटा चार्ज है, और वो 2 चार्जेस क्या हैं, बहुत कम दूरी पे अगर रखे गए हैं, क्योंकि बॉन्डिंग होगी तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत कम दूरी पे होंगे। तो कम दूरी पे यदि रखे हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। कम दूरी पर रखे हुए चार्जेस के बीच में जो क्या होता है, मोमेंट उत्पन्न होता है, जो फोर्स उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इस चीज़ को आपको 12th के अंदर मिलेगा, और इससे पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो डाइपोल मोमेंट इसी को बोलते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते किससे हैं, म्यू से। म्यू आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हुआ, बिल्कुल, यानी सिंपल मतलब समझ लो कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है और यहाँ भी डाइपोल मोमेंट है, हाँ या ना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट हो किधर की ओर रहा है, इधर की ओर हो रहा है,
इधर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब इधर खींच रहा है क्लोरीन ना, तो इधर की ओर इधर डाइपोल मोमेंट है और यहाँ भी डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है। और आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, और वो क्या है, तो सर डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब दिशा का बड़ा इफेक्ट होता है ना, दिशा का बड़ा इफेक्ट होता है। इसका मतलब ध्यान से देखो तो इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है, एक इधर की ओर लग रहा है डाइपोल मोमेंट और एक इधर की ओर लग रहा है। दैट मीन्स दोनों की दोनों किधर की ओर लेके आ रहे हैं, इसको नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। क्या डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट आया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर। इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो रहा है। कब उत्पन्न हो रहा है, जब मेरा क्लोरीन यहाँ पे है। ठीक है, समझना मेरी बात को, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ठीक, इस केस में आ जाओ, इस केस में भी डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होगा, हाँ या ना। देखो यहाँ भी उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ भी पार्शियल प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस। यहाँ भी पार्शियल प्लस माइनस चार्ज और यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होगा, लेकिन ये डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर। जबकि यहाँ पे किधर की ओर होगी, इधर की ओर, नीचे की ओर। वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितना ये इधर खींचेगा उतना ही ये इधर खींचेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, खत्म। क्या यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट है, नहीं है, दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नहीं है। जबकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। पहली बात तो यहाँ से हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर डाइपोल मोमेंट आया तो सर डाइपोल मोमेंट से क्या होता है, ध्यान से समझना यार। डाइपोल मोमेंट जो होता है, ज़्यादा आउज हो गया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ समझा रहा हूँ। जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि आपको डाइपोल मोमेंट नहीं समझ में आएगा। डाइपोल मोमेंट से आपका क्या लेना देना, मैंने बस ये बता दिया कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो तो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ था, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, जीरो, क्योंकि इधर की डायरेक्शन इधर है, मतलब इधर डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर है। अपोजिट होने के कारण क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ पे डाइपोल क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। दैट मीन सीधा मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट और इस स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या हो गई, चेंज। केवल और केवल किस कारण, ओरिएंटेशन के कारण। ओरिएंटेशन के कारण, किसकी ओरिएंटेशन, क्लोरीन की ओरिएंटेशन के कारण। देखा चेंज कैसे है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो गई, और डिफर हो गई दैट मीन्स ये क्या है, आइसोमर्स है। क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए क्या कंडीशन है, सब कुछ सेम हो जाए, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में से एक क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दिखा दिया मैंने कि कनेक्टिविटी के कारण क्या हो गया, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपके ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यही चीज़ों को, यहाँ पे Cl है और ये Cl पे माइनस चार्ज आएगा, बस इतना ही आपको समझना था। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपकी वही सही है। क्लियर। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ से ये था कि देखो यार, यहाँ पे हाइड्रोजन की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइड्रोजन के बीच में गैप कितना है, L1 है। L1 छोड़ो यार, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे A है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब हाइड्रोजन देखेंगे तब क्या होगा, डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया। अभी डायगोनली हो गया, अभी सीधा सीधा था। सॉरी, यहाँ पे नहीं देखोगे, यहाँ पे देखोगे। जब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डायगोनली है ना, पहले सीधा सीधा था, सीधा सीधा था तो डिस्टेंस ए थी। अभी क्या हो गया, डायगोनली हो गया, तो ये क्या हो गया, बी। और आपको भी पता है ए इज लेस देन बी, क्योंकि सीधी लंबाई से ज़्यादा बड़ी लंबाई कौन सी होती है, डायगोनल वाली। तो यहाँ पे दूरी भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की दूरी भी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ जाएगी, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दो कारण मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज। तो यानी आइसोमर्स कितने टाइप के होंगे हमारे वहाँ, दो। एक तो पहला जिनका स्ट्रक्चर डिफर होगा, चलो अगर स्ट्रक्चर डिफर नहीं है तो फिर उनकी ओरिएंटेशन डिफर होगी। अगर ओरिएंटेशन डिफर होगी तो 100% फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई एक चेंज आएगा ही आएगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि आईपीएससी डिफरेंट हो जाएगा उसके बाद। क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी।
अब अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई कि भैया किस तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और किस तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तब आप आगे बढ़ने के लायक हो चुके हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स को हम समझते हैं। पहला था हमारे पास स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी क्या होते हैं हमारे वहाँ, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैन आइसोमर्स, फिर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, फिर रिंग चैन आइसोमर्स, रिंग चैन आइसोमर्स, फिर मेटामेरिज्म, फिर टॉटारिज्म, टॉटारिज्म। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल कितने टाइप के, 6, 1 2 3 4 5 और फिर 6। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्टीरियो आइसोमर्स 2 प्रकार के होंगे, कॉन्फॉर्मर्स, ये थोड़ा नाम में मुझे कन्फ्यूज़न है तो इसलिए मैं इसीलिए मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ कि हो सकता है चेंज हो। तो कॉन्फॉर्मर्स, और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और सेकेंड टाइप होता है इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है, इनको हमको पढ़ना है बारी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, फिर हम किसको पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब समझना इनके टाइप्स को, फंडामेंटल सेम होंगे, बातें बस अलग अलग होंगी। ठीक है, जैसे चैन आइसोमर्स में क्या होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट चैन यानी पेरेंट कार्बन चेन सबकी क्या होगी, अलग अलग। ठीक, इसमें आओगे पोजीशन आइसोमर्स में तो पेरेंट कार्बन चेन भी सेम होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, मल्टीबॉन्ड का पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वो क्या होगा, अलग अलग होगा। फंक्शनल आइसोमर्स में सीधा सीधा मतलब है फंक्शनल ग्रुप ही क्या होगा, चेंज होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज। ऐसे ही रिंग चैन आइसोमर्स का मतलब क्या होगा कि एक रिंग होगी उससे क्या जुड़ा होगा, चैन। रिंग मतलब क्लोज्ड चैन होगी और एक ओपन चैन होगी, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगी, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी की कहानी अलग होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, ऐसा आपको मेटामेरिज्म के अंदर थोड़ा सा और ब्रॉड करके दिखाया जाएगा, और टॉटोरिज्म जो आपको अगले चैप्टर के अंदर पढ़ाना है, इसको हम लोग देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, GOC के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल में हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे केवल, और धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। आई होप आज की जो कहानी थी कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप समझ लिए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।